और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी। बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर हुआ था उपचुनाव। आज एक उपचुनाव के जारी किए जाएंगे रिजल्ट। तो जानकारी सामने आ रही। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। आज उपचुनाव के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुआ था और मंगलौर में दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी। दूसरे राउंड मतगणना के बाद काजी निजामुद्दीन आगे। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को मिले कुल 8,980 वोट। बीएसपी प्रत्याशी को मिले 7,390 वोट। वहीं दूसरे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी पीछे। बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को मिले कुल 1,379 वोट। तो ये जानकारी कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जो है आगे चल रहे हैं और दूसरे राउंड की जो वोटिंग है, काउंटिंग है, वो अब खत्म हो चुकी है और इसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो पीछे चल रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना पीछे चल रहे हैं। वहीं अब बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी भी इस वक्त जो है पीछे है। कांग्रेस के निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन जो है सबसे आगे चल रहे हैं, जिन्हें 8,980 वोट मिले हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही। बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना पीछे है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है। बता दें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसकी मतगणना की जा रही है। तो दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। ये जानकारी सामने आ रही है और उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। बद्रीनाथ और मंगलौर ये 2 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव कराए गए थे और आज उपचुनाव के रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे। तो मंगलौर में दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली गई है और जिसके बाद कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। वही बात करें तो बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना पीछे हैं और सबसे आगे कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जिन्होंने अपनी बढ़त बनाई है। तो ये जानकारी सामने आ रही। बीएसपी के प्रत्याशी भी पीछे चल रहे हैं और दूसरे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी भी पीछे। तो कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को 8,980 वोट मिले हैं। बीएसपी प्रत्याशी को 7,390 वोट। वहीं बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को वोट मिले हैं। अगर इसकी बात करें तो 1,379 वोट मिले हैं। तो बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर उपचुनाव कराए गए थे जिसको आज जो है रिजल्ट जारी किए जाएंगे और दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी कर ली गई है और मतगणना जो है दूसरे राउंड की पूरी कर ली गई है जिसमें कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन सबसे आगे हैं। उपचुनाव को लेकर यह जानकारी। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर उपचुनाव कराए गए थे और आज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो मंगलौर की बात करें, दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी जो है सबसे पीछे चल रहे हैं, जिन्हें दूसरे राउंड की बात करें तो 1,379 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो है बीएसपी प्रत्याशी है, लेकिन सबसे पहले जो है कांग्रेस ने बाजी मारी है, जिन्हें 8,980 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड की जो गिनती है, मतगणना है, तो वो जारी है और इसके बाद का जो ये वोट है वो सामने आया है कि किसको कितने मत मिले हैं। तो कांग्रेस जो है फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये जानकारी मंगलौर में दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो आज उपचुनाव के रिजल्ट जो है जारी किए जाएंगे। बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। दूसरे राउंड के बाद जो है बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना सबसे पीछे चल रहे हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है और मंगलौर में दूसरी राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली गई है और बात करें तो आज उपचुनाव के रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे। तो बद्रीनाथ और मंगलौर ये वो 2 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव कराए गए थे और आज जो है इसके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विकास,
अब जो बात करें दूसरे राउंड की, जो काउंटिंग मंगलौर में वो पूरी कर ली गई है, जिसमें कांग्रेस के जो काजी निजामुद्दीन है सबसे आगे चल रहे हैं। क्या ताजा अपडेट मिल रही है इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, काजी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं निजामुद्दीन, हाँ। वो 8,980 वोटों से उन्होंने प्राप्त किए हैं। वहीं अगर बात करें बसपा की जो मोंटी है, जो उन्होंने 7,390 वोट यहाँ पर प्राप्त किए हैं। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की, वो काफी पीछे यहाँ पर चलो, उन्होंने दूसरे राउंड के बाद केवल 1,379 वोट ही प्राप्त किए हैं। हालांकि जिस तरह से पूरी समीकरण अब मंगलौर में देखने को मिल रहे थे, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने में आ रही थी, लेकिन जो दूसरे राउंड के बाद जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तो बसपा और कांग्रेस ही आपस में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए। वहीं अगर भाजपा के प्रत्याशी सिंह बढ़ाना की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे इस समय दिखाई दे रहे हैं दूसरे राउंड के बाद। हालांकि यहाँ पर अभी 10 राउंड होने हैं, तो अभी 8 राउंड और बाकी हैं। किस और पड़ना बढ़ता है या कौन जीता है, या अभी 8 कम से कम 7 राउंड के बाद ये पता चल पाएगा। वहीं समय की बात करें, समय करीबन 12 बजे के आसपास इसकी कुछ साफ हो पाएगी कि कौन कुल मिला के थोड़ा सा आगे यहाँ पर आएगा। जी विकास, हम अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर हम मंगलौर सीट की बात करें, तो पहले से ये सीट काफी दिलचस्प रहा है, सभी की नजरें भी बनी रही है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने को। हालांकि चुनाव जब मतगणना कराए गए तो इसके बाद थोड़ा माहौल बदला, और अब जब इस दौरान अब बात करें तो बीजेपी को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे अपनी बढ़त बनाने की, कहीं ना कहीं वो सबसे पीछे गया, और अब जो लड़ाई है वो बीएसपी और कांग्रेस के बीच हो चुकी है। जी बिल्कुल, मंगलौर का यही थोड़ा सा इतिहास भी रहा है। वहाँ बसपा और कांग्रेस से ही अब तक विधायक यहाँ पर जीते हैं, क्योंकि जिस तरह से समीकरण इतिहास वहाँ पर रहा है कि वहाँ भाजपा आज तक कभी भी अपना कमल यहाँ पर नहीं चला पाई है। हालांकि इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचकर स्टार प्रचारकों की बड़ी एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर रही थी, जिन्होंने भाजपा का यहाँ पर किया था। लेकिन अब जिस तरह से दूसरे राउंड के बाद जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, उसमें बसपा और कांग्रेस ही एक दूसरे को आगे पीछे करती दिखाई दे रही है, और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो पहले चुनाव से पहले की स्थितियां थी, वो आज यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी केवल 2 ही राउंड हुए हैं, 10 राउंड होने हैं टोटल, और करीबन 8 राउंड अभी और बाकी है। तो जब तक 7 या 8 राउंड नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी की भी जीत का दावा करना अभी जल्दबाजी होगा। विकास, बिल्कुल जैसे कि हमने लोकसभा में भी देखा, कहीं न कहीं सीएम दावे का जादू काफी चला, लेकिन जब इन 2 सीटों पर उपचुनाव की बात आती है तो बद्रीनाथ को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन मंगलौर सीट पर सस्पेंस जो है लगातार बरकरार रही है। हालांकि दावे तो सभी पार्टियां अपनी अपनी करती है, लेकिन अभी तक जब 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, तो नजारे जो है थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस सीट को कभी अपने कब्जे में नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं 2 राउंड की जो गिनतियां सामने आई हैं उसके मुताबिक यही लग रहा है कि अभी भी बीजेपी पीछे है। शायद मुश्किल होगा इस सीट पर अपनी बढ़त बना पाना। मंगलौर जिस दिन मतदान हुआ, उस दिन के जो हालात वहाँ पे रहे, हालांकि हालातों को देखकर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस और भाजपा में टक्कर हो सकती है। लेकिन अब जब यहाँ पर मतगणना चल रही है, तो कह सकते हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो काफी पीछे हैं। उनको 1000 वोट से भी, दोनों ही राउंड में 1000 वोट से भी कम वोट उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। वो किस तरह से अपने आप को कवर कर पाते हैं, कौन किस राउंड में वो आगे आ पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के समीकरण यही है। जिस तरह से राजनीतिक अगर बात करें, जानकारों की बात करें, तो वो पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस के काजी मंगलौर से कहीं ना कहीं बिल्कुल एक उभरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इस बार फिर से अपनी बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं। जी, और इसी के साथ मंगलौर के तो माहौल कहीं न कहीं चुनाव के दौरान भी बिगड़े थे, लेकिन अभी बद्रीनाथ सीट की बात करें, वहां किस तरह की जो जानकारी मिल रही मतगणना को लेकर, क्या हालात बने हुए, धरातल पर क्या स्थिति देखी जा रही? अगर हम बात करें दोनों ही सीटों के पहले 2 राउंड में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वहाँ पर भी करीबन पहले राउंड में 200 वोटों से जो
भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आगे थे। वहीं दूसरे राउंड में उन्होंने फिर से एक बार बढ़त बनाई थी। तो कह सकते हैं चाहे मंगलौर से चाहे बद्रीनाथ हो, दोनों में फिलहाल की जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें मंगलौर में भाजपा और कांग्रेस के बहुत ज्यादा बड़ा अंतर यहाँ पर अभी दोनों ही राउंड में है, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो 1000 वोट भी नहीं पा पाए हैं दोनों ही राउंड में। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 4000 से ऊपर ही दोनों राउंड में यहाँ पर रहे हैं। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और हुए और इसकी जो मतगणना है वो जारी है। वहीं मंगलौर सीट पर जो है दूसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी। बद्रीनाथ में दूसरे चरण का मतगणना हुआ पूरा और बद्रीनाथ से ये जानकारी सामने आ रही। बद्रीनाथ में दूसरे चरण की मतगणना पूरी हो गई है। दूसरे चरण में लखपत बुटोला सबसे आगे, कांग्रेस के लखपत बुटोला को मिले 2194 वोट। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को 1724 वोट मिले। तो दूसरे चरण के बाद लखपत बुटोला 665 मतों से आगे चल रहे थे। जानकारी बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को 1724 वोट मिले हैं। तो दूसरे चरण की मतगणना जो है पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण के बाद लखपत बुटोला 665 मतों से आगे चल रहे हैं। बद्रीनाथ में भी दूसरे चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस का ऐलान, ये जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार के फैसले पर सपा अध्यक्ष ने कसा तंज। 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाना चाहिए। बापू हत्या दिवस लोकतंत्र हत्या दिवस संयुक्त दिवस के रूप में मनाए। तो अखिलेश यादव ने जो है निशाना साधा है। साथ ही कहा कि इसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव धांधली की थी। मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस कब मनाए, तो सरकार से सवाल अखिलेश यादव ने किया है। कहा हाथरस की बेटी हत्या दिवस कब मनाया जाए। लखीमपुर में किसान हत्या दिवस कब मनाया जाए। पेपर लीक करते हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस कब मनाया जाए। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए। अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस कब मनाया जाए। ईवीएम न हटाकर बैलेट पेपर हत्या दिवस कब मनाया जाए। तो अखिलेश यादव ने एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ सरकार पर हमले किए हैं और कहा बीजेपी राज के काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनी जाए। तो ये जानकारी लखनऊ से अखिलेश यादव ने जो है सरकार पर निशाना साधा। कहा 25 जून को संविधान की हत्या दिवस पर उन्होंने पलटवार करते हुए लखीमपुर में किसान हत्या दिवस कब मनाया जाए, पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया और इसी के साथ बापू हत्या दिवस 30 जून को 30 जनवरी को जो है वो कब मनाया जाए। हाथरस की बेटी हत्या दिवस कब मनाया जाए। तो कई एक के बाद एक जो है सवाल खड़े किए अखिलेश यादव ने। साथ ही कहा बीजेपी राज के काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनी जाए। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने ये भी ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा ईवीएम ना हटाकर बैलेट पेपर हत्या दिवस कब मनाया जाए। तो अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। तो केंद्र सरकार के फैसले पर सपा अध्यक्ष ने तंज कसा है और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा 25 जून को संविधान की हत्या दिवस का ऐलान जब सरकार की ओर से किया गया तो केंद्र सरकार के इस फैसले पर सपा अध्यक्ष ने तंज कसा और कई सवालों की झड़ी जो है यहां लगा दी और उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाना चाहिए और इसी के साथ बापू हत्या दिवस लोकतंत्र हत्या दिवस संयुक्त दिवस के रूप में मनाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, संविधान की हत्या दिवस का ऐलान जब केंद्र सरकार की ओर से किया गया तो इसके बाद से लगातार जो है सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है, गहमा गहमी का माहौल है और अब इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और कई सारे सवालों की झड़ी सरकार पर लगाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस का 25 जून को एक गजट पेश हुआ और इस गजट के पेश होने के बाद ही जो है अब सियासी पारा भी हाई हो गया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कई मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की।
किया है। अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 30 जून को बापू हत्या दिवस भी मनाना चाहिए, और साथ ही साथ यह भी लिखा है कि कई मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जैसे बानगी के तौर पर अखिलेश यादव ने बताया है कि मणिपुर में नारी के मान सम्मान का भी हत्या दिवस मनाना चाहिए। लखीमपुर में किसानों पर गाली चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतारा गया था, तो लखीमपुर में किसान हत्या दिवस मनाया जाना चाहिए, ऐसा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर लिखा है। और साथ ही साथ पेपर लीक, अग्निवीर, बेरोजगारी, नोटबंदी, यश भारती जैसे पुरस्कार बंद करने और जनसंख्या में अनुपातिक प्रतिनिधित्व न देकर सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के 25 जून को संविधान हत्या दिवस को कहीं न कहीं इसका पलटवार किया है, और साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश की जी। इस दौरान उन्होंने कई सारे अहम मुद्दों को उठाया है। हालांकि हम देखें तो काफी वाजिब मुद्दे रहे और उसको लेकर सियासत भी लगातार जारी रही है, चाहे वो वोटों के दौरान हो या फिर आम दिनों में भी। मणिपुर की बात कर ले और हाथरस की बात कर ले, लखीमपुर खीरी की बात कर ले, ये तमाम वो मुद्दे रहे जो हमेशा सरकार पर भारी पड़ी है और विपक्ष इसको लेकर निशाने साधते रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस का जो बजट पेश हुआ, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई, और खासकर समाजवादी पार्टी इस केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ते हुए तमाम ऐसे मुद्दे दागे हैं जिसमें कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से घिरी रही। और वहीं बात करें ईवीएम के मुद्दों को भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है कि बैलेट पेपर हत्या दिवस भी मनाया जाना चाहिए। वही पुरानी पेंशन को लेकर भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के अवसर खत्म करके आरक्षण का भी मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया है। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है बीजेपी पर, और कहीं न कहीं जिस तरह से आने वाला विधानसभा का उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार हर मुद्दे। लेकिन आसिफ, सवाल एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम बात करें, अब केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, जब जून बीत गया, जुलाई में क्यों याद आई? क्योंकि पहले विपक्ष जो है संविधान खत्म करने के आरोप लगा रहे थे सरकार पर, और अब सरकार ने जो है उस पर पानी फेरते हुए जो है 25 जून को ये घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से अगर बात करें सियासत की, तो बीजेपी लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गिरती नजर आ रही है, और यहाँ तक कि अब उनके ही पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लगातार बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें मोती सिंह की, तो मोती सिंह ने एक भाषण के दौरान अपने ही पार्टी यानी कि बीजेपी की पोल खोली है। वहीं जौनपुर की बात करें तो जौनपुर के मौजूदा विधायक रमेश मिश्रा ने भी एक जो है वीडियो जारी कर खुला ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी की कार्यशैली है, इसका खामियाजा भुगतना होगा। साथ ही साथ 27 के रण में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर जो फैसले आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो कहीं न कहीं घातक भी हो सकते हैं। और 25 जून को जो संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का ऐलान किया है, जून बीत चुकी है, लेकिन इसे भी कहीं न कहीं राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है, और यही वजह है यह स्टंट है। इसको लेकर अब बीजेपी सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही। तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जून के बाद ही इस जो केंद्र सरकार का फैसला है, गजट है संविधान दिवस का, उसे क्यों लागू किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से जो पलटवार किया जाता है, उसका विपक्ष पूरी तरह से पलटवार भी कर रही है, और कई ऐसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी हो रही है। जी।
बिल्कुल, और देखिए तो लगातार पक्ष विपक्ष जो है कई सारे मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहा है। अब इसमें जो है जनता का कितना भला होता है ये बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, सब समय से जवाब दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।